ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैंने खामेनेई पहले मार गिराया, इससे पहले कि वह मुझे मार गिरा था। उसने 2 बार कोशिश की, खैर मैंने उसे पहले ही मार गिराया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, मैं एक बार फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरानी सेना और पुलिस से आग्रह करता हूं कि वे अपने हथियार डाल दें, पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित मृत्यु का सामना करें। ट्रंप ने कहा था, यह कदम सही है और यह सुनिश्चित के लिए आपको बताने करने के लिए आवश्यक है कि अमेरिकियों को कभी भी परमाणु हथियारों से लैस और तमाम धमकियों से ग्रस्त एक कट्टरपंथी आतंकवादी शासन का सामना ना करना पड़े। लगभग 50 वर्षों से ये दुष्ट चरमपंथी अमेरिका मुर्दाबाद या इजराइल मुर्दाबाद या दोनों किनारे लगाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमले कर रहे थे। वह दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रयोजक है। यह असहनीय धमकियां अब और जारी नहीं रहेंगी। मैं एक बार फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरानी सेना और पुलिस से आग्रह करता हूं कि वे अपने हथियार डाल दें और पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित मृत्यु का सामना करें। मैं स्वतंत्रता के लिए तरसने वाले सभी ईरानी देशभक्तों से आह्वान करता हूं कि वे इस क्षण का लाभ उठाएं, बहादुर बने, साहसी बने, वीर बने और अपने देश को वापस लें। अमेरिका आपके साथ है। मैंने आपसे एक वादा किया था और मैंने वह वादा पूरा किया। ट्रंप ने कहा, पिछले 36 घंटों से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहे हैं। हमने ईरान में सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने और ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। अभी अभी यह घोषणा की गई है कि हमने 9 जहाजों और उनके नौसैनिक भवन को नष्ट कर दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई का निधन हो गया है। पूरा सैन्य कमांड भी समाप्त हो गया है और उसमें से कई अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इस समय युद्ध अभियान पूरी ताकत से जारी है और वह अब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। ट्रंप ने और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे थे, ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इससे पहले वो मुझे मारता, मैंने उसको मार दिया। और ये लगातार अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। उसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी, इस वजह से मैंने पहले कदम उठा दिया और उसका खात्मा कर दिया है। तो अली खामेनेई की मौत पर बोले हैं ट्रंप, और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब भी मौका है, जो लोग बचे हुए हैं वो सरेंडर कर दें, वरना आने वाली निश्चित मौत का सामना करें। तो फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बनी हुई है, यह परिस्थितियां विपरीत दिशा में जाती हुई नजर भी आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल साफ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि अगर ईरान अभी भी नहीं मानता है तो आने वाले समय के हिसाब से जो दुष्परिणाम है वो ईरान को झेलने ही पड़ेंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि इससे पहले उसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की, यानी कि खामेनेई ने 2 बार मारने की कोशिश की थी ट्रंप को। ट्रंप ने कहा कि मुझे मौका मिला तो मैंने हमला करवाया और उसमें उसका खात्मा हुआ। ट्रंप ये भी कहते नजर आए कि खामेनेई अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाता रहता था, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए खात्मा जरूरी था। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में जितने भी अभी बचे कुछ सैन्य अधिकारी हैं, नेता हैं, वो अभी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आत्मसमर्पण करेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। तो फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी हैं। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका भी सर स्वागत है। आलोक बंसल जी हैं, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक, आपका भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रफुल्ल जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। अब तो ट्रंप साफ साफ कहते ही नजर आ रहे हैं कि 2 बार उसने मुझे कोशिश की थी मारने की, अब मुझे मौका मिला तो मैंने मार दिया। अब जितने बच्चे कुछ लोग हैं वो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो निश्चित मौत का सामना करें। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आया है ईरान और अमेरिका इजराइल कंबाइन लड़ाई में। इसमें वाकई में अगर ये खमैनी की मौत हुई है, टारगेट बन गया, और जो जिससे कि ट्रंप साहब कह रहे हैं, वेल वो और करेंगे, अटैक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अटैक होगा मेरे ईरान के ऊपर। वैसे ईरान के पास में मिसाइल का भंडार है, चाइना का सप्लाई है, वो मैं मानता हूं, और वो उसको इस्तेमाल करेगा। पर जो सिस्टम है अमेरिका ईरान का, वो इतना सामना नहीं कर पाता। जिस तरीके से उनकी टोटल फ्लीट आ गई है, अमेरिकन फ्लीट आ गई है, इसलिए आई है क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भरना चाहते बाकी इस्लामिक कंट्री से, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल होगा। पर जहां तक मेरा ख्याल है, उनका इतना भी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि खमैनी के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, ऑलरेडी जो उनका महान जो मूवमेंट चल रही है, जो कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था जब ईरान इजराइल की जो एयर वॉर चल रही थी, उस समय से स्टार्ट हो गया है। मोसाद बहुत तत्पर है, और उन्होंने कई मेन लीडर्स मरवा दिए हैं डॉक्टर्स के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। उन्होंने डेंटल इम्प्लांट और स्टमक इम्प्लांट, कई चीजें करके उनके लीडर्स एंड जनरल्स को मरवाया है। मोराल बहुत लो है इस समय ईरान का, और ईरान के खमीनी की खिलाफत बहुत हो रही है, बड़े खिलाफ है। और रिजीम चेंज की जो बात होती थी, हाँ, रिजीम चेंज अभी इतना आसान नहीं होता कि एकदम से हो जाएगा। हाँ, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि खमीनी के खिलाफ बहुत है, वो बिल्कुल ठीक है। चाइना और रशिया दोनों, रशिया ने तो कह दिया है कि मेरा कोई पैक्ट नहीं था ईरान के साथ में, वो तो सिर्फ वो जो ईरान ने उसको रिमाइंड किया कि नो वॉर, जब वॉर एक पे होगी तो दूसरे का भी उसके बचाव करने आएगा। रशिया ने कहा दैट इज राइट, ये तो एंटी टेररिज्म की लड़ाई चल रही है, इसमें मेरा कोई खेल नहीं है। तो रशिया ने वहां से भी बैकआउट कर लिया है, और चाइना चुपचाप बैठा है, अपना अपना आर्मामेंट इंडस्ट्री का वो योगदान देख रहा है कि कितने कुछ मिसाइल और बिकेंगी। एक बात बता दूं आपको, इस सारी लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा जो सबसे ज्यादा आर्मामेंट बेचेगा, वो भी है, दिखाई दे रहा है। तो ट्रंप साहब की बातों में से ऐसा लगता है कि वो टोटली ह्यूमैनिटेरियन हैं और इंसानियत की तरफ लड़ रहे हैं, पर ये इनका ऑब्जेक्टिव बड़ा पुराना था। जब से शाह की रजीम गिरी थी, तब से वो इसके खिलाफ थे, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ थे। वो लोग, उसने उसको मरवाने की कोशिश की, उसने उसको मरवाने की कोशिश की। खैर, ये तो आंकड़े ही बताएंगे। एट द मोमेंट इजराइल और अमेरिका का जो पलड़ा भारी है इस समय, ईरान जो है बैकफुट पे है, और इस्लामिक कंट्रीज उसकी कोई मदद की ऐसी नहीं बात कर रहे, ना पाकिस्तान, ये बस सब ये है लिप सर्विस दे रहे हैं इस समय। तो मेरे ख्याल से, और सिविल डिफेंस बड़ा कमजोर है ईरान का, सिविलियंस मारे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं है। बिल्कुल, कहते हैं कि शेल्टर्स की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है वो पैदा हो रही है। सिद्धार्थ जी, अब साफ तौर पर अब चाइना चुपचाप मदद भी कर रहा होगा, ये जरूर देखने को मिलेगा ईरान की। वहीं रूस की तरफ से भी हो सकता है कि मदद की जाए। क्या अंदेशा लग रहा है कि दोनों देश पीठ पीछे मदद कर रहे हैं क्या ईरान की?
देखिए, चाइना जो है इट कैन ओनली हेल्प इन टर्म्स ऑफ मे बी इंट शेयर कर सकता है, या फिर उसको जो है मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड कर सकता है। चाइना एक पूरी तरह से एक उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर का बिजनेस है, और वो भी हमने देखा कि HQ9 वो भी फेल हो गया। तो HQ9 जो है वो सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान जो यूज कर रहा था वो भी फेल हुआ, और यहाँ पे ईरान में भी हमने देखा कि वो फेल हुआ। तो वो मदद भी करेगा, तो कैसे करेगा? वो करेगा तो मे भी अपना हार्डवेयर या फिर इस तरह से दे सकता है। और रशिया अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इसमें ओवर्टली उतरे। वो ऑलरेडी जो है यूक्रेन में इट इज बिजी। तो कहीं ना कहीं पे आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है कि चाइना या फिर रशिया इमीडिएटली इसमें उतरेगा। हाँ, उनका सपोर्ट हो सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स इन द सेंस ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है, अपना सैटेलाइट्स से उसको वो हेल्प सपोर्ट कर सकता है, किंतु ओवर्टली वो इसमें नहीं उतरेगा अभी। बिल्कुल, यानी कि अभी थोड़ी दूरी बनाने के लिए कोशिश जो है वो यहाँ पर देश करते हुए नजर भी आएंगे। द्विवेदी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अब कि परिस्थिति आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि अब भी जो स्थिति है वो खराब हो रही है, लगातार एक दूसरे पर अटैक्स हो रहे हैं। कतर भी साफ तौर पर कह रहा है, यूएई भी कह रहा है कि भैया अभी रुक जाओ, नहीं रुकोगे तो फिर पलटवार झेलना पड़ेगा। शांति होगी या फिर अभी कुछ दिन और इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, कल दोपहर तक जो मसले चल रहे थे उसमें लग रहा था कि ये वॉर जल्दी ही 2-4-10 दिन में खत्म कर दी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल में बताया कि ईरान कठमुल्लों का देश है, वहां कोई सामरिक विशेषज्ञ नहीं बैठे हैं, और नाराए तदवीर अल्लाह अकबर के हिसाब से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जैसे प्रफुल्ल सर ने भी बताया कि उन्होंने अपनी एयर डिफेंस को अच्छा नहीं किया, एयरफोर्स को अच्छा नहीं किया, बहुत सारी खामियां हैं। तो स्ट्रेटजिक खामियां भी हैं, बार बार उन्होंने गलती की। हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि हिजबुल्लाह कूद गया इसमें, क्योंकि उसके ऊपर उम्मा का प्रेशर पड़ रहा था। अगर वो ना कूदता तो उसको जो फंडिंग हो रही थी उम्मा की तरफ से वो बंद होती, उस पर असर पड़ता। हिजबुल्लाह के कूदने की वजह से अब क्या हुआ है कि अब ये वॉर, मुझे लगता है जब तक हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने नष्ट नहीं हो जाते, जब तक IRGC के सारे ठिकाने पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक ये अब रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है 1.5 महीने लगभग इसमें लगेंगे, और पूरी तरीके से एनहिलेट ईरान के टेरर नेटवर्क को कर देगा इजराइल, क्योंकि उनको यही चाहिए था कि तुम मौका दो और हम ये काम करें। और मैं आपको बता दूं, जो अटैक पैटर्न जो देखने में मिल रहा है, वो जहां पे अमेरिका और इजराइल का अटैक पैटर्न बहुत ही प्रोफेशनल है, इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। टॉप के 50 लीडरशिप को उन्होंने मार दिया। लेकिन जो अटैक पैटर्न इनका बन के आ रहा है ईरान का, वो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के हाथ में खिलौना दे दिया, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल पूरा नष्ट हो चुका है ईरान का। तो भले ही एक सिविलियन के तौर पे आपको ये देखने को मिल रहा हो कि यहां धमाके हो गए, वहां धमाके हो गए, उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजिक या टेक्टिकल टारगेट वो हिट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है आयरन बीम जैसे लेजर वेपन्स का अब इस्तेमाल जैसे इजराइल ने कल शुरू कर दिया, उसकी टेक्नोलॉजी के सामने AK-47 की अल्लाह अकबर वाली जिहादी फोर्स टिकने वाली नहीं है। तो 1 से 1.5 महीने में सारे टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करके अपने हक की सरकार अमेरिका बना करके तब इस वॉर को बंद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें और स्पष्ट होंगी। आलोक बंसल जी, क्योंकि एक तरफ तो अब ट्रंप ये कह ही चुके हैं कि भाई 2 बार उसने मुझे मारने की कोशिश की, हम भी लगे हुए थे, मौका हमें मिल गया तो हमने खात्मा कर दिया, यानी कि काफी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। आलोक जी, आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। आज 20% से ज्यादा अमेरिकी भी ट्रंप के इस युद्ध के लिए समर्थन नहीं करते। और जहां तक सवाल आपके अन्य पैनलिस्ट किया, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई ईरान गया है। ईरान जो है स्ट्रेटेजिकली इतना बेवकूफ नहीं है जितना बताया जा रहा है। ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि हर औरत बुर्का पहन के घूमती हो या हर आदमी कठमुल्ला है। ईरान की सरकार जो है अभी गिर नहीं रही 2-4 हफ्ते के अंदर, और 1.5 महीने का युद्ध करने की अमेरिका का मादा नहीं है। ट्रंप 3 लोगों की मृत्यु से ही बिल बौखला चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी पब्लिक या अमेरिकी संसद इसकी इजाजत देगी कि तुम 1.5 महीने का युद्ध करो। यह बात अच्छी तरह समझने दी चाहिए। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति हैं
पेजेश्कियान वो उदारवादी हैं, और अब चूंकि अल खमैनी खत्म हो चुके हैं तो एक संभावना है कि अगर वो कंसोलिडेट कर पाए तो ईरान जो है इस रास्ते से हट सकता है। जो कट्टरपंथी, ये जो थियोक्रेटिक जो रिजीम थी उनके यहां, जिसमें कि एक विलायते फकी ऊपर बैठ के राष्ट्र इलेक्टेड प्रेसिडेंट के ऊपर हुकूमत करता था, वो जो तरीका है वो खत्म हो जाए। ईरान की जो हुकूमत है वो ईरान की जनता के बीच में बहुत अनपॉपुलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हुकूमत है ईरान की वो अलोकप्रिय है। परंतु किसी बाहरी देश के द्वारा, हमले के द्वारा हुकूमत बदलना बहुत आसान काम नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशन स्टेट है, एक सभ्यता है, एक पुरानी सभ्यता है। यहाँ के लोग भी उतनी ही राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित हैं जितने दुनिया के अन्य राष्ट्र के लोग हैं। और जब लड़ाई, युद्ध जमीन पर आ जाती है तो ये बड़ी ही गंभीर स्थिति हासिल कर लेती है। हमने देखा कि अमेरिका ना अफगानिस्तान में सफल हो पाया, ना वियतनाम में। तो जब लड़ाई बढ़ती है तो अमेरिका सफल नहीं हो पाता। अमेरिका के हित में यह रहता है कि वेनेजुएला की तरह तुरंत सत्ता परिवर्तित हो जाए या सत्ता का ढांचा बदल जाए। ना अगर 1.5 महीने तक अगर युद्ध चला, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं, तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो करीब 50% जनसंख्या बनाती हैं। उत्तर पश्चिम की ओर अज़ेरी माइनॉरिटी है, उसके नीचे कुर्द हैं और उसके नीचे अहवाजी अरब हैं, पश्चिम में बलोच हैं। ये इनमें से बलोच और कुर्द तो काफी समय से ईरान के चंगुल से निकलने के लिए छटपटाते रहे हैं, उनके अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो अगर ये ईरान की केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है या विखंडित कर दी जाती है तो आप देखेंगे कि ईरान नाम की जो एक देश था उसकी स्थिति समस्या में आ जाएगी। लेकिन अभी जो अमेरिका सोच रहे हैं कि शाह के बेटे को वहां स्थापित कर दें, उस तरीके की चीजें संभव नहीं है, क्योंकि आज ईरान की जनसंख्या के बीच में शाह या उनके परिवार के लोग उतने लोकप्रिय नहीं हैं। तो अभी कोई विकल्प नहीं है इनके पास। आगे चल के देखना होगा क्या होगा। मेरे ख्याल से ये बड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना कि वो अभी कर नहीं पा रहे। हकीकत ये है कि कुवैत के अंदर कई अमेरिकी जो वायुयान है वो नष्ट हुए हैं और ईरान हमला कर रहा है। हॉर्मुज बंद हो चुका है, तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, ऑलरेडी $80 के पास पहुंच चुकी है। और अभी ये स्वाभाविक है कि अभी और बढ़ती हुई नजर भी आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कीमतों में उछाल आ रहा है, उछाल और देखने को मिलेगा। $100 क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल बख्शी जी, लेकिन एक खास बात ये भी है बख्शी जी को। अच्छा ठीक है, बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। नहीं आप बोलिए। बख्शी जी, सवाल मेरा एक ये था जो देखने को मिल रहा है कि ईरान का सर्वोच्च नेता जिस तरीके से ईरान में तो फेमस था ही, लेकिन उसके हमदर्द कुछ भारत में भी बैठे हुए हैं। समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि आखिरकार वो शोक यहां पर मनाने की आवश्यकता क्या है। जब वंदे मातरम की बात आती है तो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जब ईरान के सर्वोच्च नेता का खात्मा हुआ तो यहां पर शोक मनाया जा रहा है। आप ठीक कहते हैं। मैं सबसे पहले ये बात जो बंसल साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रिजीम, मैंने ये कहा था कि रिजीम चेंज आसान नहीं होता कि ये एक मर गया तो दूसरा आ जाएगा और एकदम से उसका भी बेटा आ रहा है, बैठा है ऑन द साइड लाइन, शाह का भी बेटा घूम रहा है, पर वो बात नहीं होगी। बात सारी ये है कि इनकी जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो अगर पिछली जो एरियल वॉरफेयर चल रही थी 5-6 महीने पहले, उस समय भी खमीनी के खिलाफ बहुत लोग थे। इनफैक्ट अगर वो तरीका अपनाया जाता तो शायद उसका इतना खून खराबा भी नहीं हो पाता अगर होना चाहिए था, अगर बात ये नहीं होती। पर अमेरिका जो है वो ये प्रूव करना चाहता है और शायद इनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं जहां पे वो असफल रहे उनको डिस्ट्रॉय करने की, अब अमेरिका और भरसक प्रयत्न करेगा, उसको करेगा। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ईरान के ऊपर कब्जा कर ले, ये बात नहीं है। तो ईरान आर्मी अमेरिका की नहीं उतरेगी किसी भी हालत में, और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। ये तो सिर्फ रिजीम चेंज अगर हो गई और उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं वो हो गई तो वो तो अपना ऑब्जेक्टिव मानेंगे। पर ये जो इकोनॉमिक जो डिजास्टर हो रहा है ये बड़ा जबरदस्त है। 1.5 बिलियन का लॉस तो ऑलरेडी होना है। ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टॉक गिर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। पर एक बात खास और भी है जो आलोक साहब ने बताई, और वो ये है कि अमेरिका का स्टमक नहीं है डेड बॉडीज देखने का अपना। पर दैट इज व्हाई अमेरिका इससे ज्यादा और करेगा नहीं, बॉम्बिंग करेगा, ये करके सोच रहा है कि इतना बॉम्ब करेगा कि रिजीम चेंज हो जाए। ये
हिस्ट्री में तो अभी तक नहीं हुआ। ना तो वियतनाम की बॉम्बिंग के बाद ऐसी कोई बात आई, ना बर्लिन, ना बैटल ऑफ ब्रिटेन की बॉम्बिंग के बाद आई, ना इराक की। ये ऐसा नहीं होता। पर क्वेश्चन ये है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, अमेरिका क्या चाहता है। जो चाहता है अगर वो हासिल कर लेगा वो चुप हो जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक डिजास्टर इतना होगा कि सबके सब राइट फ्रॉम मिडिल ईस्ट वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक बड़ा लोग ग्रसित हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी होगी। और अमेरिका भी, और बता रहा हूं मैं, अगर कोई मेन बॉडी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बीच बचाव की बात करेगा तो आप देखेंगे कि खमीनी तो चला गया है, ऑटोमेटिकली ही ईरान की जो सत्ता है वो डिसाइड करेगी कि यस री इलेक्शन, they'll call for election, they'll call for renegotiation, समथिंग करके टाइम खरीदेंगे और लड़ाई को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। जनरली बात यहां पे रहेगी और इससे ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये नहीं होगा कि अमेरिका विक्ट्री मार्च करेंगे वहां, वो नहीं। बिल्कुल। और बात रही इंडिया की, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इंडिया में भी उनके समर्थक हैं, कश्मीर में भी समर्थक हैं, शिया तबके के लोग हैं और वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और ईरान बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जिसका भारत के साथ में बहुत बड़ा रिश्ता रह चुका है। तो ये आप मत भूलिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कई सिटीजन्स कर रहे हैं। और वो पर सपोर्ट तो ठीक है, पॉलिटिकल सपोर्ट तो ठीक है, पर इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते, और इससे ज्यादा अमेरिका पसंद नहीं। ठीक है द्विवेदी जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ट्रंप एक संदेश साफ तौर पर दे चुके हैं कि उनसे अगर कोई भिड़ने की सोचेगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वेनेजुएला का एक उदाहरण मान लीजिए और अब ईरान का। की सोचेगा, वो संदेश ये है कि जिससे वो भिड़ने की सोचेंगे उसके लिए मौका निकाल लेंगे। पहली बात तो मैं बंसल साहब ने जो बोला उसको थोड़ा सा मैं करेक्ट फैक्ट देना चाहूंगा। कुवैत में जो F-15 3 गिरे हैं वो फ्रैट्रिसाइड की वजह से गिरे हैं, उनको दुश्मन ने नहीं मारा, उनको कुवैती एयर डिफेंस ने ही मार गिराया गलती से। दूसरी बात ये कि जो हम ये देख रहे हैं अमेरिका की गुंडागर्दी, आप हमेशा इस वॉर को जो हम कन्वेंशनल, जैसे बख्शी सर ने बताया, जो प्रीवियस वॉर से हम अगर तुलना करें तो हम पाएंगे इसमें एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि ये वॉर कोई सीमा विवाद की वजह से नहीं हो रही थी या किसी और वजह से नहीं हो रही। ये वॉर सिर्फ हो रही है एक व्यक्ति की शासन सत्ता उखाड़ने के लिए, विच इज द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव। बोथ इजराइल एंड अमेरिका दोनों ने डिक्लेयर किया है कि ये इनके शासन का अंत करने के लिए हो रही है। तो जब किसी एक व्यक्ति के शासन के लिए लड़ाई होती है तो ना कौम में वो जज्बा आता है, ना उसकी उम्मत में वो जज्बा आता है, और न ही और लोगों में वो जज्बा आता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर जो खामनेई इतनी जल्दी मारे गए, इसमें भी अंदर की जो मुखबिरी थी वो सारी चीज़ें थी, अंदर से घुन खा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक मौका मिल गया है इजराइल को। अमेरिका यस कोई मार्च नहीं करना चाहेगा, विक्ट्री, बिल्कुल सही बोला बख्शी सर ने, अब वो समय नहीं है कि विक्ट्री मार्च करे, लेकिन इजराइल को एक मौका मिल गया कि वो हिजबुल्ला और टेरर नेटवर्क को खत्म करे। और साथ ही साथ अभी तो देखिए इनकी नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और जो इनकी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं अभी तो पूरी तरह सेफ हैं। अब अगर ये गलतियां करते रहेंगे ईरान तो अगला टारगेट इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज होगा, बिकॉज अल्टीमेट एम तो इजराइल का डिक्लेयर्ड अल्टीमेट एम है कि उसको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म कर देना ईरान के, तो वो तो डिक्लेयर्ड है। अब ये है इसमें बुद्धिमानी इसी बात में है कि कितनी जल्दी ये वॉर ईरान की आवाम एक सरकार चुन के खत्म करे। अब वो सरकार अमेरिकी इन्फ्लुएंस की होगी या खामनेई के खेमे की होगी, उसी के लिए ये रॉकेट चल रहे हैं और उससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है इस लड़ाई का। ठीक है बंसल जी, इस पर कुछ जवाब। इजराइल 2.5 साल से अभी तक हमास को खत्म नहीं कर पाया, जो उसके बगल में है उसके ऊपर नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। जहां तक सवाल न्यूक्लियर पर्यावरण का, ईरान इसके लिए तैयार हो गया था। आज ओमान के विदेश मंत्री ने कल कहा कि ईरान ने यह बात मान ली थी। तो अब ये क्यों युद्ध हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो डिसीजन ले लेते हैं वो ले लेते हैं। अब क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसके बारे में आज नहीं, आज से 2-4 साल बाद इसके बारे में जाहिर होगा क्यों किया, उसके पीछे क्या उनके आर्थिक उद्देश्य थे। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में उनके व्यक्तिगत जो लाभ है वो राष्ट्र के लाभ से ऊपर है और सर्वोपरि है।
तो यही हम देख रहे हैं। अब क्या लाभ था उनको, क्या था उनकी रिक्वायरमेंट्स, ये कहना आज थोड़ा बड़ा मुश्किल है। जहां तक सवाल ईरान का है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक बड़ी इम्बैलेंस्ड लड़ाई है। इजराइल और यूएस बहुत एडवांस्ड है और ईरान के पास कुछ भी नहीं है, तो हमला होगा, ईरान के अंदर बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो लोग खमैनी से नाराज हैं वो भी राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र के झंडे के तले आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी राष्ट्र हो, वहां पे लोग जब बाहरी शक्ति से उनका सामना होता है तो लोग झंडे के तले एकत्रित हो जाते हैं। और ईरान भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है, एक बहुत पुराना राष्ट्र है, इतनी जल्दी वो खत्म होने वाला नहीं है। तो ये आवश्यक है अमेरिका के लिए कि वो किसी तरीके से नेगोशिएट करे, और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप बार बार वहां के नेतृत्व को इंसाइट कर रहे हैं कि आप लोग सरेंडर कर दो, आप डिस्कस कर लो। यह संभावना है, अगर सर्वोच्च नेतृत्व में जो लोग हैं, अब जो नए लोग आ रहे हैं, उनमें से अगर कोई दो चार झुक गए तो हो सकता है नेगोशिएशंस हो जाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो उदारवादी हैं, और वो एक उदारवादी एजेंडा पे ही जीते थे, तो वो चाहेंगे। लेकिन उनके ऊपर जो अभी ओवरसाइट थी अभी तक विलायत फकी की, और जो जुडिशियल काउंसिल के हेड हैं जो बहुत ही कट्टरपंथी लोग माने जाते हैं, उनकी जब तक होल्ड रहेगी वो शायद वो ना कर पाए। तो अगर नेगोशिएशंस नहीं हुए तो अमेरिका के सामने एक बहुत लंबा युद्ध है, और वो लंबा युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप के हित में नहीं है, विशेषकर ऐसे साल में जिस साल में उनके मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। जो कल के जो ओपिनियन पोल्स हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त 20% से भी ज्यादा अमेरिकी उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है इस युद्ध में। यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी में भी सिर्फ 50% लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स ओवरवेलमिंगली उसको अपोज कर रहे हैं इस युद्ध को। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप 1.5 महीने का युद्ध करेंगे या कई हफ्तों का युद्ध करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, अब हो सकता है कि जल्दी भी खत्म हो जाए युद्ध, और हो सकता है कि लंबा खिंचे। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि छोटी प्रतिक्रिया, समय कम है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। प्रद्युम्न जी, देखिए, भारत के लिए मैं इसका इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा था पूरे डिस्कशन को, तो देखिए 80-90 लाख से भी अधिक नागरिक जो हैं, भारत के नागरिक, वो खाड़ी में हैं, और एक बहुत बड़ा एक एनर्जी रिक्वायरमेंट भी है। एक पूरा जो पश्चिम एशिया है वो एक व्यापारी मार्ग पे भी आता है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल के साथ जो भारत के जो एक रणनीतिक संबंध जो हैं पिछले दशक में बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और इसी तरफ I2U2 का जो इंडिया का जो मॉडल है, जिसमें इजराइल, इंडिया, यूएस और यूएई, तो इसके साथ साथ में जो इंडिया और एक मिडिल ईस्ट का जो यूरोप की तरफ जाता हुआ एक कॉरिडोर जो है, उसको भी जो सीपेक के सामने हम एक ऑप्शन की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो एक, और दूसरी बात जो कि कैप्टन आलोक बंसल जी ने भी बताया कि एक सभ्यतागत दृष्टिकोण जो है वो भी एक अलग एक इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, समय कम है, बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भी खराब होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि टेरर में ट्रंप साफ तौर पर यह बता चुके हैं कि अब आने वाले समय में अगर ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।